हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में प्रिजन ब्रेक एपिसोड नंबर 4 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्रिजन ब्रेक की इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत लिंकन के एक खतरनाक सपने से शुरू होती है, जहां वो देखता है कि उसका टाइम ना पूरा होने के बावजूद भी उसे घसीट कर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया जाता है और उसके बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद बेलिक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। और फिर पूरी तरह से चेयर को प्रिपेयर करने के बाद बेलिक उसके पास आकर उसे शांति बनाए रखने की बात बोलता है और फिर उसके चेहरे को ढकने के साथ ही उसके मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और लिंकन को अपने अंत को देखकर या इस बात को महसूस कर उसकी नींद खुल जाती है और हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल जाता है कि जैसे जैसे उसके मौत का दिन करीब आ रहा है उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। और इधर हम देखते हैं कि जब हेवायर सेल में नहीं होता है तो माइकल अपने काम को जारी रखते हुए टॉयलेट के पीछे के पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पलों बाद हेवायर वहाँ पे फिर से आ जाता है और माइक को ना चाहते हुए भी अपने काम को रोकना पड़ता है। और जब दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते तभी हेवायर की नज़र उसके टैटू पे जाती और वो उस टैटू को देख उससे उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसे यही बताता है कि ये सिर्फ एक आम टैटू। लेकिन हम हेवायर को देखकर ये साफ साफ महसूस करते हैं कि हेवायर उसके टैटू पे शक करने लगा है और इसी वजह से वो माइक का हॉल में भी पीछा करता है। और माइक इस नज़ारे को देखने के बाद अपने क्यूट वर्जन की थ्योरी पे काम करने लगता है। और जब जॉन उसके पास आकर उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछता है तो माइकल उसे अपनी प्रॉब्लम बता देता है, जिस पर अब्रूची उसे धमकी देते हुए बताता है कि उसे ये अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं तो वो उसकी प्रॉब्लम को या उसे ख़त्म कर सकता है। और जब माइक पोप के ताजमहल को ठीक करने के बाद या उस पर काम करने के बाद पोप से हेवायर के ट्रांसफ़र के बारे में बातचीत करता है तो वो उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन पोप उससे बातचीत करते हुए ये बताता है कि वो सेल के रूल के हिसाब से किसी भी मेंबर को इस तरह से या बिना वजह से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है जब तक कि कोई सेल मेंबर किसी भी सेल मेंबर पर हमला नहीं करता या उसे जान से मारने की कोशिश नहीं करता। और इधर भी फिर से लिंकन से मिलने के लिए आती और उससे बातचीत करते हुए ये बताती है कि उसे अब उसके ऊपर पूरा भरोसा हो चुका है और उसे लेटिस के बारे में बताते हुए बताती है कि उसे लगता है कि लेटिस को सीक्रेट सर्विस वालों ने मार डाला है और उसे फंसाने में किसी गवर्नमेंट के आदमी का हाथ है। और लिंकन इस बात को जानने के बाद उससे बातचीत करते हुए प्रोजेक्ट जस्टिस डिपार्टमेंट या एक ऐसे वकीलों के समूह को बताता है जो लोग उसके केस को ले सकते हैं। और जब भी उनके पास जाकर उनसे मिलती है तो वो लोग लिंकन के केस के बारे में सुनने के बाद उसके केस को लेने से मना कर देते हैं। और जब वो उनसे मिलने के बाद वापस नीचे आती है तो डेनियल उसका पीछा कर रहा होता है। और साथ ही साथ हमें डेनियल की बातचीत से वहाँ ये भी पता चलता है कि पॉल उसकी घर की तलाशी ले रहा है या उसकी घर की छानबीन करते हुए सर्विलांस टेप के वीडियो को खोजने की कोशिश कर रहा है। और इधर हम देखते हैं कि बी अपनी छानबीन जारी रखते हुए उस पुलिस वाले से मिलती है जिस पुलिस वाले ने लिंकन को गिरफ्तार किया था। और उससे पूछताछ करते हुए उसे ये पता चलता है कि जब उन लोगों ने लिंक के घर पे धावा बोला था तो लिंक स्टेटमेंट के कपड़ों को या उसके खून से रंगे हुए कपड़ों को धो रहा था, लेकिन बी उसकी इस बात को सुनने के बाद उससे बहस करते हुए ये बताती है कि वो झूठ बोल रहा है। और जब उससे बहस करने के बाद वापस लौट रही होती है तो उसकी फिर से मुलाकात निक सार्बिन से होती है। और फिर कॉफ़ी टेबल पर बातचीत करते हुए निक उसे बताता है कि वो उसकी लिंकन के केस में मदद कर सकता है। और जब बी को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है तो वो दोनों लिंकन से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। और लिंक उन्हें बातचीत करते हुए बताता है कि जब पुलिस वाले उसके कमरे में पहुंचे थे तो वो अपने कपड़े को धो रहा था और उसने कभी भी स्टेटमेंट के कपड़ों को छुआ तक नहीं था। और इस बात को जानने के बाद निक उससे पूछता है कि उसके फिंगरप्रिंट मर्डर वेपन पे या गन पे मिले
तो लिंक सोचते हुए उसे बताता है कि जिस आदमी ने उससे काम करवाया था उसने बहुत सारी गन उससे टेस्ट करवाई थी और शायद शुरू से ही उसे इस जाल में फंसाया जा रहा था। और फिर दोनों उससे बातचीत करने के बाद वापस लौट जाते हैं और निक बी से बातचीत करते हुए सर्विलांस टेप या लिंक के क्राइम सीन की वीडियो को देखने की बात करता है। और इधर हम जेल में देखते हैं कि पोप बेली को अपने पास बुलाकर उससे माइक और हेवायर को एक साथ रखने के बारे में बातचीत करता है। और जब बेली उससे बातचीत करते हुए सभी प्रिजन को एक तरह से ट्रीट करने की बात करता है तो पोप उसे समझाते हुए बताता है कि वो कुछ महीनों में रिटायर हो जाएगा और वो उसे एक अपना उत्तराधिकारी समझता है और रिटायर होने के बाद वो उसके नाम को आगे करने वाला है। और उससे रिक्वेस्ट करते हुए हेवार और माइक के बारे में या उसको एक साथ रखने के बारे में फिर से सोचने को बोलता है और उसे जाने से पहले ये भी याद दिलाता है कि उसकी एक गलती की वजह से या एक गलत फैसले की वजह से उसे उसके बारे में फिर से सोचना पड़े। और इधर हम देखते हैं कि फ्रेडी अपने गर्लफ्रेंड से फ़ोन करके उससे ये जानने की कोशिश करता है कि वो फिर से उससे मिलना चाहती है या फिर नहीं। और उसकी गर्लफ्रेंड उससे बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहती है, वो एक फैमिली चाहती है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में नहीं बैठी रह सकती। और इधर जब माइक नहाकर बाहर निकलता है तो हेवायर उसके टैटू को देखकर ये जान जाता है कि उसके शरीर में कोई आम टैटू नहीं और उसके इस टैटू में पैटर्न। और जब वो उसे इस बारे में उसे बताता है तो माइक शॉक होते हुए और अपने टैटू को ढककर वहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं जब हेक्टर फ्रेडी से मिलता है तो उससे बातचीत करते हुए उसे ये बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे अब नहीं मिलना चाहती और अब वो उससे तंग आ चुकी है और अब वो दोनों एक साथ रिलेशनशिप में। और इस बात को सुनकर फ्रेडी गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इधर जब माइकल अपने प्लान के अकॉर्डिंग गार्डनिंग मेडिकल स्टोर में जाकर क्यूट पॉइजन के आइटम को ले रहा होता है, बेलिक वहाँ पे पहुंचकर और उसकी तलाशी लेने के बाद और उसे टॉर्चर करते हुए ये समझाता है कि वो कभी भी उसके पीठ पीछे पोप से मदद मांगने के लिए नहीं जा सकता है। और जब माइक सेल में पहुंचकर और हेवायर से बातचीत करते हुए उसे बताता है कि उन दोनों की कभी भी अच्छी तरह से बनने वाली नहीं और उसे हर हाल में इस सेल को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो हेवायर उसके जाल में फंसते उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। और इसी बीच में माइक उसके टूथपेस्ट को खाली करके अपनी जेब में रख लेता है। और जब थोड़ी देर बाद अब्रूची उसके पास पहुँच उसके प्रोग्रेस के बारे में जानने की कोशिश करता है तो माइक उसे यही बताता है कि वो अपने प्लान पे काम कर रहा है। और इधर जब फ्रेडी अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके उसे हेक्टर के बारे में सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो वो उसकी किसी भी बात को नहीं मानती। और फिर हम रात में फ्रेडी को उसकी तस्वीर को देखते हुए या उसे याद करते हुए सोने की कोशिश करते हुए देखते हैं। और इधर हम देखते हैं कि हेवायर की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि माइक को सोता हुआ देखकर और उसके कपड़ों को फाड़कर उसके टैटू के डायग्राम को देखने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही माइक को ये एहसास हो जाता है कि हेवायर उसके साथ सोते हुए छेड़छाड़ कर रहा है। और उसके जागने के बाद उसे बताता है कि उसका टैटू कोई आम टैटू नहीं बल्कि ये मेज है। और सेल के पास जाकर ये सोचने लगता है कि आखिर कोई इंसान अपने शरीर पर इस तरह के मेज को क्यों बनवाएगा। और फिर अगले दिन जहाँ हेवायर अपने प्लान को जारी रखते हुए माइक के टैटू को एक एक करके बनाने लगता है, वहीं माइक जॉन की मदद लेते हुए उससे एक केमिकल मंगवाता है। और फिर केमिकल के मिलने के बाद वो दोनों केमिकल को मिक्स करके उसके टूथपेस्ट में भर देता है। और फिर जब बाद में फ्रेडी उससे मिलता है तो वो माइक से बताता है कि वो सेल में वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है। और जब माइक सेल में पहुंचकर हेवायर के कारनामे को देखता है तो वो इस बात से अंदाज़ा लगा लेता है कि अगर हेवायर यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकता है तो वो उसके प्लान को क्रैक कर लेगा और उससे निजात पाने के लिए और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए अपने आप को टॉर्चर करने लगता है। और फिर अपने आप को टॉर्चर करने के साथ ऑफिसर को आवाज़ लगा देता है और उनके आने के साथ वो ऑफिसर को बताता है कि इस कांड को हेवायर ने किया है। और हेवायर के लाख समझाने के बावजूद वो लोग उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद माइक का प्लान काम करते हुए फ्रेडी उसके सेल में वापस आ जाता है। और जब डॉक से इंसुलिन लेने के लिए जाता है तो डॉक के वहाँ पे ना होने पर या दूसरे काम में बिजी होने की वजह से
वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए टूथपेस्ट के सारे केमिकल को डक के अंदर खाली कर देता है और हमें इस चीज़ का पता आगे के एपिसोड में या आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि माइक ने ऐसा क्यों किया है। और फिर रात में पत्थर को निकालने के लिए या कैबिनेट के पीछे के पत्थर को निकालने के लिए फ्रेडी को अपने गाय को जगाने को बोलता है। और जब फ्रेडी के गाने की वजह से सभी लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं तो माइक इस शोर का फ़ायदा उठाते हुए माइक उस पत्थर के ऊपर मारते हुए उस पत्थर को निकालने में कामयाब हो जाता है। और जब मामला पूरी तरह से शांत हो जाता है तो माइक अपने खुफिया रास्ते से निकलते हुए उसके बाहर पहुंच जाता है। और इधर हम देखते हैं जब डेनियल अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, पॉल उसके घर पे दस्तक देते हुए और उससे बातचीत करते हुए बताता है कि माइकल को जेल से ट्रांसफ़र करने की अर्जी मंजूर हो चुकी है और वो लोग कल उसे उस जेल से निकाल कर वहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी खुलासे के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि माइकल इस ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट से कैसे पार पाता है और लिंक के केस को कितने आगे तक बढ़ा पाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।